next class, and we'll continue with aggregate demand and its related concepts. Today the first thing we are going to do is study about investment. What is investment? So investment refers to the expenditure that is incurred on the consumption or creation of capital goods. यानी जो भी पैसा आप लगाते हैं कि कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करें या कैपिटल गुड खरीदें, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अगर वन लाइन में या वन वर्ड में पूछा जाए या वन मार्क्स में आए तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इज अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो एक बार ले लीजिए और प्रोडक्शन में बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, लाइक लैंड एंड मशीनरी, प्लांट एंड फिक्चर्स, ये सारे आपके कैपिटल गुड. तो उसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? ओके, सो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स. कैपिटल आपको बताया जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है कैपिटल गुड्स. तो जितना भी पैसा हम कैपिटल गुड्स पे लगाते हैं उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. अभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है. एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो इनकम के साथ वेरी करे वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स इनकम बढ़ती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, वो इंड्यूस्ड है. जब इनकम कंसिडरेशन को रख के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इतना प्रॉफिट कमाना है तो इतना पैसा लगाना है, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है. लेकिन जब हम इनकम को ध्यान नहीं रखे फिर भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. यानी प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रख के करेंगे तो इंड्यूस्ड, प्रॉफिट मोटिव के कंसिडरेशन के बिना करेंगे तो दैट इज ऑटोनोमस. और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम के साथ साथ बढ़ता रहता है, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह से जाता है. इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा. तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, ये एक कांस्टेंट होता है और इसीलिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट दो तरह का, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड. हम लोग जो कर रहे हैं, जो अभी हम लोग ने अजम्पशंस में लिया एडी में, दैट वाज ऑटोनोमस विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनकम. ये कांस्टेंट होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है. इट इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम को कंसिडर करके ही किया जाता है. ओके, सो दिस इज क्लियर अबाउट इन्वेस्टमेंट. Next our topic is full employment and involuntary unemployment. Full employment क्या होती है? जितने लोग काम करना चाहते हैं at the given wage rates, यानी जो निश्चित wages हैं उस पे, और उनको काम मिल जाता है, then it is known as full employment. So all those who are ready to take up a work at the existing wage rate and they find work, it is known as full employment. Involuntary unemployment क्या होती है? जब लोग काम करना चाहते हैं, गिवन वेजेस पे काम करना चाहते हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिलता, it is involuntary unemployment. That means when people are desiring to work at the given wage rate at the given time
but still cannot find work, it is known as involuntary unemployment. Because we have already started APS and APC and MPC and MPS in the last classes, today we'll do with certain problems, unsolved problems which have come up in the CBSE examination. Suppose income is given as 0, 50, 100, 150. C is given as 15, 50, 85 and 120. You have to find MPS and you have to find APC. तो सबसे पहले इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, निकालना है एपीसी. एपीसी का फॉर्मूला क्या था? सो एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई. तो सबसे पहले एपीसी निकालेंगे सी बाय वाई. 15 बाय 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है. 50 बाय 50 सो दैट इज इक्वल टू 1. 85 बाय 100 सो दैट इज इक्वल टू 0.85 एंड 120 बाय 150. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.8. एपीसी निकल गया. अब निकालना है एमपीएस. एमपीएस के लिए पहले हमें चाहिए कि हमें एस पता हो, तो एस निकालेंगे, ठीक है. एस कैसे निकालेंगे? तो y माइनस सी. 0 माइनस 15 तो माइनस 15. 50 माइनस 50 तो 0. 100 माइनस 85 तो 50. 150 माइनस 120 तो आ गया 30. अब इसके बाद क्या निकालेंगे? तो एमपीएस के लिए हमको चाहिए डेल्टा एस और डेल्टा वाई. तो डेल्टा वाई यहां निकालते हैं. पहले में कुछ नहीं क्योंकि कंपेयर नहीं किया. 0 से 50 इंक्रीज हुआ यानी 50 बढ़ा. 50 से 100 यानी फिर 50 बढ़ा. 100 से 150 तो फिर 50 बढ़ा. ठीक. अब सेविंग का इंक्रीज निकालते हैं. माइनस 15 से 0 तो कितना इंक्रीज हुआ? 0 माइनस माइनस 15. तो 0 माइनस माइनस प्लस 15 so दैट इज इक्वल टू 15. ठीक. 15 का इंक्रीज हुआ. 0 से 15 बढ़ा तो 15 बढ़ा. 15 से 30 बढ़ा तो अगेन 15 बढ़ा. तो एमपीएस ये हो गया आपका डेल्टा एस, चेंज इन सेविंग. अब एमपीएस कैसे निकालेंगे? एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. पहले में क्योंकि डेल्टा एस और डेल्टा वाई नहीं था तो छोड़ दिया. अब 15 बाय 50 सो 15 बाय 50 कितना हो जाएगा? 5 3 सा 5 10 सा सो दैट इज इक्वल टू 0.3. फिर 15 बाय 50 तो अगेन 0.3 एंड अगेन 0.3. तो ये तीनों चीजें आपकी निकल जाती हैं. एमपीएस भी निकल गया और एपीसी भी निकल गया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज हियर इफ इनकम is 90 crore, if income is 90 crore, consumption expenditure is 81 crores. Find out APS. That means you have to find APS first. Then it says if income rises to 100 crore, income rises to 100 crores. That means Y1 is equal to 100 crores. And consumption rises to 88 crores. What will be MPC and MPS? ठीक है. तो इसको निकालते हैं. सबसे पहले हमें पता है इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, सेविंग निकल आएगा. सो सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी. तो 90 माइनस 81 कितना हो गया? 9. सो एपीएस इज इक्वल टू एस बाय वाई. एस है 9, वाई है 90. सो 1 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 0.1. एपीएस निकल गया. अब निकालना है एमपीसी एंड एमपीएस.
तो पहले y 90 था, अब बढ़ के हो गया 100, तो चेंज इन y कितना हुआ 100 माइनस 90 दैट इज 10। इसी तरह कंजम्पशन 81 था, अब 88 हो गया, तो डेल्टा सी क्या हो गया 88 माइनस 81 दैट इज इक्वल टू 7। सो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दैट मीन्स 7 by 10 that is 0.7. MPS is equal to 1 minus MPC, that is 1 minus 0.7 that is equal to 0.7. Next question. Now see the next question. It says consumption function is given as, so C is given as 200 plus 0.8y. ठीक है? You have to find MPC and MPS. तो MPC and MPS कैसे होगा? तो C का फंक्शन था C नॉट प्लस BY और ये B MPC होता था, तो यहाँ पे B के इक्विवेलेंट क्या है 0.8, therefore MPC is equal to 0.8. MPS कैसे निकलेगा? तो MPS is equal to 1 minus 0.8 that is equal to 0.2. तो MPC MPS निकल गया। Now it says find autonomous consumption. तो ये autonomous consumption है, it is equivalent to 200. So autonomous consumption is equal to 200. इसके बाद क्या कहता है? Derive saving function. How will you derive saving function? तो आपको पता है S is equal to Y minus C. तो S is equal to Y minus 200 plus 0.8y. So S is equal to Y minus 200 minus 0.8y. So S is equal to minus 200 plus Y 1 minus 0.8. So S is equal to minus 200 plus 0.2y. ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। ओके, अब इसके बाद कहता है कि कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 3000 एंड 5000 करो। तो इनकम लेवल 3000, 5000, कंजम्पशन पे फॉर्मूला फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 0.8 3000, तो 200 प्लस 0.8 इंटू 3000, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2400, दैट इज 2600। इसी तरह से यहां भी निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 0.8 इंटू 5000, तो 200 प्लस इसको सॉल्व करा तो हो गया 4000, तो 4200। ठीक है, अब कहते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो आपको पता है एट ब्रेक इवन क्या होता है, C इज इक्वल टू Y। तो C जो था 200 प्लस 0.8y इक्वल टू Y कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.8y, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 200। 1 में से 0.8 गया तो 0.2y इज इक्वल टू 200। सो y इज इक्वल टू 200 बाई 0.2, दैट इज इक्वल टू 1000। ओके, ऑल फॉर नाउ इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे